क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी and the number of degree in the least and the number of degree and the number of degree in the least to the number of radian in the greatest number of radian in the greatest is 60/pi. Find the angles in degree and radian. Find the angles in degree and radian. चलिए पहले आप सॉल्व करें, आपके पास है कुछ टाइम, 2 से 3 मिनट, जल्दी से देखें। अगर नहीं आएगा तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। ओके, तो लिख लेंगे लेट द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए माइनस डी डिग्री, ए डिग्री और ए प्लस डी डिग्री, ये हमने डिग्री में लेट कर लिया। ओके, अब आप सॉल्व करें इसके बाद और फिर बताएं क्या आंसर आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा कैसे करेंगे?
ओके देन एक ट्रायंगल है, उसके ये 3 एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमको गिवन है ए बी सी करके। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। ठीक है, ये एंगल ए लेट कर लिया, ये बी और ये सी। तो अब मुझे बताइए कि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है। तो सबको पता है कि ये हो जाता है कितना, 180 डिग्री। तो डी से डी तो कट हो गया, तो 3a की वैल्यू 180 डिग्री होगी। इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। एंगल ए पता चल गया हमें कि 60 डिग्री है। अब हमारे पास अननोन है दो, ए और डी। ना तो हमें डी का आइडिया है और ना ही ए का, तो ए तो हमें मिल गया, अब डी और चाहिए। तो डी के लिए हमारे पास दूसरी कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है कि द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट। तो लीस्ट वाला कौन सा है नंबर ऑफ डिग्री में, लीस्ट में सबसे कम वाला कौन सा है, तो ए माइनस डी। और टू द नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट। तो एंगल डिग्री में अगर ये ग्रेटेस्ट है तो रेडियन में भी यही ग्रेटेस्ट होगा। बस इसको डिग्री में रखना है और ये दूसरे वाले को रेडियन में रखना है। और उनका जो रेशियो है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितना, 60/5। ओके गुड। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल थे, अब क्या बन गया यहाँ पर, a माइनस डी जो डिग्री में था वो, और डिवाइडेड बाई a प्लस डी। और इसको हमें रेडियन में रखना है, तो इसको रेडियन में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइडेड बाई 60/पाई गिवन है। और a की वैल्यू भी 60 गिवन है, तो वो भी यहाँ पर पुट कर देंगे। तो अननोन हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ d बच जाएगा अननोन। तो 60 माइनस डी डिवाइडेड बाई 60 प्लस डी, ये हो गया। और 180 तो आ गया ऊपर हमारा, और इक्वल टू हो गया 60। तो 60 थ्रीजा क्या हो गया, 180। और बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है। 180 माइनस 3d इक्वल टू 60 प्लस डी। तो ये हो जाएगा 120 इक्वल टू 4d। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री। तो d भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया। तो एंगल्स पता चल गए कि नहीं पता चल गए। एंगल ए था हमारा 60 डिग्री माइनस डी, तो 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। फिर दूसरा एंगल बी क्या हो जाएगा, 60 माइनस डी, फिर दूसरा था 60 और तीसरा था 60 प्लस डी, तो यानी ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो 60 प्लस 30 तो ये 90 हो गया। तो कुछ खास इसमें था ही नहीं। तो डिग्री में अगर आंसर चाहिए तो डिग्री में आंसर क्या हो जाएंगे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अगर उसने कहा है कि रेडियन में हमको आंसर चाहिए, तो रेडियन में इनको कैसे लिखते हैं, 30 तो पता ही है पाई/6 हो जाता है, ये पाई/3 हो जाएगा और ये पाई/2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर चेंज नहीं करना आता तो हम पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके सब में देख लेते हैं। पाई अपॉन 180 का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री रेडियन में चेंज हो जाती है। कोई प्रॉब्लम अभी भी इसमें, क्लियर हो गई बात। चले फिर आगे, हो गया ये कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A horse is tied to a post by a rope. If the horse moves, along a circular path, always keeping the rope tight,
always keeping the rope tight and describe 88 meter when it has traced out 72 degree at the center. Find the length of the rope. Find the length of the rope. चलिए इसको भी सॉल्व करिए, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक हॉर्स है जिसको एक रस्सी से बांध दिया गया है और हॉर्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, रोप को टाइट रखता है, लूज नहीं होने देता, और डिस्क्राइब मतलब वो 88 मीटर चल लेता है, लेकिन एंगल जो बनाता है सेंटर में वो 72 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ रोप हमको बतानी है। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ में ये यहाँ पर है हॉर्स, यहाँ पर एक हॉर्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने ये सेंटर सर्कल का बना दिया, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये एक सेंटर हो गया इसको। अब यहाँ पर मान लीजिए हॉर्स था इस जगह, ठीक है, इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये जो है वो सेंटर है, सर्कल बना रहा है तो सर्कल का सेंटर होगा, और उसने 88 मीटर जो है वो पाथ ट्रैवल किया हुआ है, तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। जो एंगल उसने बनाया है वो 72 डिग्री है, और ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की यहाँ से यहाँ तक वो 88 मीटर है। तो हमें ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, और हाँ उसने जो ये रोप की लेंथ पूछी है इसका मतलब ये रेडियस है, क्योंकि ये सर्कल की क्या बन जाएगी भाई, सर्कल पूरा अगर ऐसे कंप्लीट करना चाहोगे तो कुछ सर्कल ऐसे ही तो बन जाएगा, तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस हमको निकालनी है। एल जो है वो दिया हुआ है 88 मीटर, और थीटा के बारे में बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसको डिग्री में नहीं रखते, जब सर्कुलर पाथ होता है तो उसको रेडियन में चेंज कर देना है, तो 72 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 36 से कट कर देते हैं, तो 36 टू जा और ये 5 जा, तो 2 पाई बाई 5 रेडियन बन गया ये बस। अब r इक्वल टू एल बाई थीटा या एल इक्वल टू आर बाई थीटा ऐसे करके r की वैल्यू ले लेते हैं, तो r इक्वल टू एल बाई थीटा। डिग्री में बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, इस बात का ध्यान रखेंगे, डिग्री में क्या, क्योंकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो सर्कल में तो सर्कुलर बन रहा है, और सर्कुलर बन रहा है तो इसका मतलब एंगल हमको जब सर्कल में लेना होता है तो हम रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो एल की वैल्यू हो गई 88 मीटर, और डिवाइडेड बाई थीटा कितना हो गया 2 पाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 88, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और अपॉन में जो 5 था वो ऊपर आ जाएगा, 22 फोरजा हो जाएगा, और ये 2 टूजा हो जाएगा, 5 टूजा 10, 7 जा 70 मीटर आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, इस टाइप के केस करने में कोई डाउट होगा, क्लियर है? चलिए तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं फिर। क्वेश्चन में गिवन है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter,
the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. Find the length of minor arc of the chord. भाई मैं बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी में भी आंसर दे दें। ओके, गुड। ये एक सर्कल हमको गिवन है, उसने बोला इसकी रेडियस जो है वो डायमीटर अगर 40 है तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 20। तो ये तो 20 और 20 हो जाएंगे। जो कॉर्ड दी हुई है, जो ये कॉर्ड दी है ए बी, अगर इसका नाम रख लेते हैं, तो जो कॉर्ड ए बी दी हुई है वो भी कितनी है 20 है। तो तीनों 20 हो गए, तो ये ट्रायंगल जो ओ ए बी है ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो एंगल हमको ऑलरेडी पता चल गया कि 60 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हमको पता चल गई। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पता चल गई, तो इसको हमने रेडियन में चेंज कर लिया, तो पाई/3 रेडियन हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें एल की वैल्यू बतानी है। ये एल जो है डिस्टेंस, ये जो ये यहाँ से यहाँ तक की एल है, ये हमको बतानी है। तो एल इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू 20 और थीटा की वैल्यू पाई/3 है। आंसर आ गया 20 पाई/3। इजी। कोई प्रॉब्लम इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस does a man whose height is 2 meter subtend an angle of 10 minute? टेन मिनट का एंगल बना रहा है। डिस्टेंस बतानी है हमको। एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन हुज हाइट इज 2 मीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 10 मिनट्स। बस इतना ही क्वेश्चन है, सॉल्व करें इसको और बताएं। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मैन है हमारा, ये ए बी जो है वो हमने बोल दिया कि ए बी जो है वो मैन है। यहाँ पर जो एंगल बना रहा है ये एंगल जो है वो 10 मिनट है। हमको डिस्टेंस बतानी है। एट व्हाट डिस्टेंस डज अ मैन से उस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। ये जो पॉइंट ओ है ना, अगर हम इसको सेंटर को ओ नाम दे देते हैं, तो ओ से उस मैन की डिस्टेंस बतानी है हमको, क्या होगी।
ओके, बिल्कुल सही है, गुड। 687, हाँ हाँ बिल्कुल, 687 अप्रॉक्स है, बोल सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये जो 10 डिग्री है ना, ये जो 10 डिग्री है, ये 10 मिनट है, बल्कि ये बहुत छोटा एंगल है। ठीक है, इसको पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, बात सर्कल की हो रही तो रेडियन में एंगल होना चाहिए। तो जो एंगल ए ओ बी है उसको पहले मिनट को हमने डिग्री में चेंज किया, 10 मिनट था तो 10/60 डिग्री हो गया। और डिग्री को फिर रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, तो 10/60 इंटू पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा जो है वो रेडियन में आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है, यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन हमको लेना पड़ेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने में ये प्रॉब्लम है कि हमें जो एंगल, जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो कौन सी डिस्टेंस होगी, ओ से ए तक की डिस्टेंस होगी क्या, या ये जो कॉर्ड है ये कितना होगा, जो यहाँ से ये कॉर्ड ए बी है और ये जो डिस्टेंस ए बी है, दोनों में डिफरेंट होगा कि नहीं डिफरेंट होगा, कि दोनों कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम होंगे। तो यहाँ पर एक रीज़न लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रीज़न जो है कि जो एंगल ए ओ बी है वो बहुत छोटा है, एंगल ए ओ बी इज़ स्मॉल। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो आर के बी है may be considered to be equal to chord AB। बस इतना आपको और ध्यान रखना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें, ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। ठीक है, और ये जो सर्कल बनेगा, इससे जो सर्कल बनने वाला है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो है वो ओ ए और ओ बी हो जाएगी। तो जब ये एंगल बहुत छोटा है तो जो कॉर्ड ए बी है उसको हमने क्या ले लिया है, आर के बी की इक्वल ले लिया है। तो इसका मतलब एल की वैल्यू हमें पता चल गई कि एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू जो है वो ए बी की इक्वल हो गई, यानी कि 2 मीटर हो गई। आर जो है वो सर्कल की जो रेडियस थी, जो आर ये रेडियस थी यहाँ से यहाँ तक, वही डिस्टेंस बन जाएगी। जो आर है वो क्या बन जाएगी, वो डिस्टेंस बन जाएगी मेन की, कहाँ से, उस पॉइंट से, ओ ए या ओ बी जो भी कह दो। आर जो है वो ओ ए की इक्वल होगा या ओ बी की इक्वल होगा, और ये क्या बन जाएगा, इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये और ध्यान रखना है हमको। इसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, आर की वैल्यू निकालनी है, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा कर दिया, एल की वैल्यू 2 गिवन है, थीटा हमने ऊपर अभी सॉल्व किया था 10/60 इंटू पाई अपॉन 180, इसी को बस सॉल्व कर लेना है। ये 0 0 कट हो गया, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अच्छा अपॉन में 6 भी है ये, तो 6 भी मल्टीप्लाई में हो गया, डिवाइडेड बाई पाई है, पाई की वैल्यू 22 और बाई 7 भी ऊपर चला गया। तो बस अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, 2 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 22, ये कट होके 11 हो गया, तो 687.2 या 3 अप्रॉक्स बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब एंगल बहुत छोटा होगा तो जो कॉर्ड ए बी है वो आर के बी की इक्वल हो जाएगा, और जो डिस्टेंस है वो सर्कल की रेडियस की इक्वल हो जाएगी। बस फिर इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें। क्यों, रीजन बताओ क्यों। नहीं, लेकिन ए बी की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, तो फिर कैसे।
हाँ, एंगल बहुत छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ तो ए बी की लेंथ है ना। ए और बी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, तो अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है तो फिर नहीं बोल सकते। अगर ए और बी एक ही पॉइंट हो जाते तो फिर हम बोल सकते थे कि भाई ए और बी एक ही पॉइंट हो गए तो ये दोनों जो है वो एंगल कैसे बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ए और बी थोड़े से डिस्टेंस पे तो होंगे, और खुद सोचो कि 687.3 मीटर के डिस्टेंस पे वो पॉइंट है जहाँ पर वो 10 डिग्री का एंगल बना रहा, तो आर के बी और कॉड ए बी में क्या रिलेशन है। एक और क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं, ठीक है, और आइडिया होगा इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका खास ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई find the distance from the eye at which a coin must be placed so as just to hide the full moon. The diameter of the coin being 2 centimeter and the diameter of the moon makes an angle 31 degree. 31 डिग्री, सॉरी 31 मिनट है, ये डिग्री नहीं है, 31 मिनट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 31 मेक्स एन एंगल 31 मिनट। एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर। अब इसको भी सॉल्व करें सेम कॉन्सेप्ट से, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, बिल्कुल सेम वही सेम क्वेश्चन दे दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वही सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल भी नहीं।
कुछ समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? ये 31 मिनट दिया हुआ है, एक ये हमारा क्वाइन है, और यहाँ पर जो है वो हमारा मून है। सेम 3 डिजिट में ही है, सेम 3 डिजिट। टू टू 1.7 बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है एकदम। तो एल की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? ए बी की इक्वल, जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है। आर जो है वो ओ ए और ओ बी की इक्वल है। ठीक है, थीटा जो है वो 31 मिनट गिवन है, उसको पहले चेंज कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 31 मिनट है, तो 31/60 डिग्री हो गया, और उसमें पाई अपॉन 180 से और मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, तो ये सीधे रेडियन में चेंज हो गया। और बस फॉर्मूला लगा दिया, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा, या थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू हमारे पास है 2, और डिवाइडेड बाई 31 इंटू पाई, और इंटू 60, और इंटू 180। 2 इंटू 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 31 और 22 और बाई 7 को ऊपर भेज दिया, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 221.79 सेंटीमीटर अप्रॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए, तो आ जाते हैं जरा पॉलीगन के केस एक दो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पॉलीगन का अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है? पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल। हाँ, यूनिफॉर्म ही है, रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो 360/n हो जाता है एक्सटीरियर एंगल का। कोई भी हर एक एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला 360/n हो जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ साइड। और इंटीरियर एंगल का, ईच इंटीरियर एंगल, द नंबर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है।
the number of sides of two regular polygon, the number of sides of two regular polygon are in the ratio 5:4, and the difference between their angles in 9 degree, and the difference between their angles is 9 degree. Find the number of sides of polygon. Find the number of sides of polygon. आ गया क्वेश्चन समझ में क्या करना है हमको? बिल्कुल सही है, 10 और 8। कैसे करेंगे 10 और 8? मतलब साइड जो है वो 2 बन रही पॉलीगन की। तीन मिनिमम होनी चाहिए। अच्छा, जो रेशियो है वो 5n और 4n ऐसे लिया हुआ है, ये बोल रहे हो? ओके, हाँ बिल्कुल सही है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन की वो हमने लेट कर लिया। लेट द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन बी 5, और कोई रेशियो x में लेट कर लो, k में लेट कर लो। तो हमने 5x और 4x ये लेट कर लिया, ठीक है। x कोई रियल नंबर था तो 5x और 4x, n लेट कर लो, k लेट कर लो, उसका कोई इशू नहीं है, कुछ भी लेट कर सकते हो। अब जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन होता है वो होता है 360 डिग्री, पता है सभी को। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू वो हो जाएगी 360/5x हो जाएगी ये। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो ये 5 से कट हो जाएगा, 5 से बन जा और 5 टू जा तो 72/x हो गया डिग्री में। अब लेकिन जो ये एंगल्स के बारे में बात हुई है, जो यहाँ पर एंगल्स दिए हुए हैं एंड देयर, ये लिखा हुआ है ना कि एंड देयर एंगल्स आर इन द रेशियो, ये एंगल्स के बारे में जो बात हुई है, ये एंगल्स कौन से एंगल है? एक्सटीरियर के बारे में बात हो रही है कि इंटीरियर के बारे में बात हो रही है? तो ये इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रही है। जब भी कभी एक्सटीरियर का नाम नहीं लिखा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये इंटीरियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल 72/x है, तो ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना होता है? 180। तो 180 से माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 72/x, तो ये बन गया हमारा कौन सा? ईच इंटीरियर एंगल, जब साइड जो है वो 5k थी तब के लिए। दूसरे वाले को हम सिमिलरली करके लिख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या हो जाएगी? जिसकी साइड 4k है, 4x है, जो भी है, उसको जब हम लेते हैं तो क्या बन जाएगा? 180 माइनस
90/x हो जाएगा, क्योंकि 360 बाई क्या हो जाएगा, 360/4k हो जाएगा या 4x हो जाएगा, तो 180 माइनस 90/x हो गया। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस और इसका जो डिफरेंस है एंगल्स का, वो कितना दिया हुआ है, डिफरेंस की वैल्यू जो है वो गिवन है 9 डिग्री। तो बस इसी का डिफरेंस ले लेते हैं, इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है। तो कितना हो जाएगा, पहले वाले में कितना था, 180 माइनस 72/x माइनस 180 प्लस 90/x इक्वल टू 9। तो ये 180 का काम तो हो गया, 90 माइनस 72 ये कितना हो गया, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा ना ये। 18/x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 18/9 यानी कि 2। तो साइड्स जो थी वो क्या बन जाएगी, एक थी 5x, तो 5 इंटू 2 यानी कि 10 हो गई, और दूसरी साइड थी 4x, तो 4 इंटू 2 कितनी हो गई, 8। तो फाइनल जो हमारा आंसर आया नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन का, वो क्या आ गया, 10 और 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम अभी भी इसमें समझने में, क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन हमको गिवन थे, तो हमने उनका रेशियो 5:4 गिवन था, तो हमने 5x और 4x ले लिया। अब जो एंगल का जो डिफरेंस है, वो हमें ध्यान रखना है कि वो इंटीरियर एंगल का डिफरेंस दिया हुआ है 9 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 से साइड्स को डिवाइड कर दो n को। अगर पॉलीगन की साइड n है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। ये फॉर्मूला होता है 360 डिवाइडेड बाई n कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाई n। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हमने 360/n की जगह एक बार 5x रख दिया और एक बार रख दिया कितना, 360/4x। दोनों के एंगल का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 9। तो दोनों की वैल्यू निकाल के डिफरेंस कर दिया, 180 तो ऑटोमेटिकली कट हो गया, x की वैल्यू आ गई, x आ गया तो साइड्स आ गई। क्लियर है, अभी भी कोई प्रॉब्लम है किसी को बताएं। ओके, तो आप मुझे बताएं कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू व्हाट। तो वही लिखा हुआ है कि इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल। ठीक। अच्छा, अब जब चलो जब ये बात हो ही रही है तो अब एक फार्मूला और भी देख लेते हैं। उस फार्मूले के बारे में तो खैर आप जानते ही होंगे कि जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं पॉलीगन के, उनका सम किसकी इक्वल होता है। तो आपने 10th में यूज भी किया होगा, 9-10th में। क्या होती है वैल्यू, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन जिसकी साइड n है और n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, क्या फॉर्मूला होता है। नहीं पता किसी को भी। n-2 इंटू 180 यकीनन होता है, कोई साइड का चांस ही नहीं है, क्योंकि n-2 इंटू 180 करो और n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ट्रायंगल में आप देख लीजिए, तो 3-2 तो 180 आ जाएगा। ऐसे याद रखो कि ट्रायंगल का 180 होता है, तो n-2 इंटू 180 होता है, और n की जगह पे 3-2 करेंगे तो 180। क्वाड्रिलेटरल का करोगे तो 180, क्वाड्रिलेटरल का करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। 4-2 यानी कि 2 इंटू 180 360। तो ये फार्मूला पता है आप सभी को, नहीं पता है, सुना है, यूज किया हुआ है, कभी सोचा है कि कहाँ से आया ये, कि वेरीफाई कर लिया, इनकी वैल्यू 2-3-4 रख के वेरीफाई करा दी गई कि देखो ये ट्राइंगल्स का होता है, ये क्वाड्रिलेटरल का होता है, देखो ये प्रूफ हो गया, 3 रखो तो।
नहीं। और बताओ कुछ। ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट जो तुमने पूछा कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 कैसे हो गया, उसी कॉन्सेप्ट से ये प्रूव किया गया है। कर लेते हैं 2 मिनट के टाइम में। अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा है, कर लेते हैं। लिख लो। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, प्रूव दैट द सम ऑफ prove that the sum of all interior angle of polygon is equal to n minus 2 into 180 degree, n minus 2 into 180 degree। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए वहाँ पर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। और n जो है वो नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, n जो है वो नेचुरल नंबर भी रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसको जल्दी से समझ लेते हैं, बहुत इजी सा है ये, कोई जेई लेवल का नहीं है, ये तो बहुत इजी है, हमें पता है, सबने देखा हुआ भी है, बस कैसे आया उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हम सबको पता है कि इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल हो, इन सब का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ले लें प्लस इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, और इनका जो सम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। अगर हमने पॉलीगन की साइड जो है वो n लेट कर ली है, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, let the number of sides in a polygon equal to n। तो देखो अगर हम n साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम n साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगा इसके बारे में देखें, तो यहाँ पर हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये जो लाइन थी ना हमारे पास इक्वेशन 1, इसी में अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, n इंटू एक्सटीरियर एंगल, n इंटू एक्सटीरियर एंगल प्लस n इंटू इंटीरियर एंगल, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, 180 इंटू एन हो गया, ठीक है। n हमने एक्सटीरियर में मल्टीप्लाई किया, n इंटीरियर में मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया 180 इंटू एन। तो n इंटू एक्सटीरियर एंगल को क्या हम बोल सकते हैं, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इसको क्या बोलेंगे, द सम ऑफ, हाँ द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, ये हो गया, प्लस दूसरे वाले को हम बोल सकते हैं द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, और ये बन गया 180 इंटू एन। बस अब हमें क्या करना है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू चाहिए, तो एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, कौन बताएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, तो 360 डिग्री हो गया, तो 360 डिग्री को उधर ले गए तो 180 एंड माइनस 360 कर दिया गया, और उसके बाद फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री प्लस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या हो गया, 180 इंटू एन। तो हमने क्या किया, 360 को इधर भेज दिया, तो बन गया द सम ऑफ
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल of polygon equal to 180 n minus 360 डिग्री। 180 कॉमन ले लिया तो ये हो गया n माइनस टू। तो सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री कर देते हैं इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। बस ये ध्यान रखना है हमको कि जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो बहुत इजी सा प्रूफ है ये। ओके, क्वेश्चन है हमारा द circumference of a circle the circumference of a circle is divided into 5 parts. The circumference of a circle is divided into 5 parts which are in AP. If the greatest part be greatest part be 6 times of the least, find in radian the magnitude of the angles that the part subtend at the center of the circle. तो सबसे पहले अगर हमें AP के बारे में आइडिया है तब तो अच्छी बात है। AP में अगर हमें कोई भी 5 टर्म लेट करने हैं तो हम क्या लेट करते हैं? ओके, तो बिल्कुल सही है। तो हमने लेट कर लिया a माइनस टू डी, एंगल्स लेट कर लिया a माइनस टू डी, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस टू डी, ये हमने एंगल्स लेट कर लिया। एंगल्स ही बोला है ना उसने? नहीं, सरकमफरेंस बोला है। That the circumference of a circle is divided into 5 parts. तो ये हमने circumference लेट कर लिया AP में। ठीक है, अब इनका जो सम है, इन सब का जो सम होगा, ये सर्कल की circumference है, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? तो 2 पाई आर के इक्वल कर दिया, क्योंकि सर्कल का circumference यही होगा 2 पाई आर। तो 2D और D तो ये कट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 हो गया, ये A की वैल्यू आ गई। तो बिल्कुल सही है, यही आंसर है। A की वैल्यू, हाँ, A की वैल्यू 2 पाई आर बाई 5 हो गई। अब यहाँ से उसने कहा है कि जो लीस्ट वाला है, वो जो ग्रेटेस्ट वाला है वो 6 टाइम्स है लीस्ट के, तो ग्रेटेस्ट है A प्लस टू डी और वो 6 टाइम्स है लीस्ट के, और लीस्ट की वैल्यू है A माइनस टू डी। तो यहाँ से हमें अब D की वैल्यू पता चल जाएगी, है कि नहीं? A प्लस टू डी इक्वल टू 6A माइनस 6 टू ज़ा 12D। तो 5A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14D। और A की वैल्यू हमें पता है, तो 5 इंटू 2 पाई आर बाई 5 और अपॉन में 14 भी आ जाएगा। तो 5 से 5 कट हो गया, 2 7 जा हो गया, तो पाई आर बाई 7 हो गई आर, सॉरी, D की वैल्यू।
पाई आर बाई 7 किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू आ गई। अब डी और ए पता चल गया हमको। अब बताइए हमें तो एंगल्स निकालने थे, तो क्या करना चाहिए मुझे? जी बिल्कुल। फिर एक रिलेशन और भी हमें बनाया गया है कि ग्रेटेस्ट पार्ट जो है वो 6 टाइम्स है लीस्ट का, ये कैसे लेके आएंगे? हम 5 पार्ट्स में एंगल को तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी साथ में रिलेशन होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे छोटे वाले का 6 टाइम्स है। वो अगर आप दोनों बना सकते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्ट करने में। तो ये जो सर्कल था इसकी सरकमफरेंस को हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला पहले पता था, ये तो ये थीटा मुझे चाहिए, आर रेडियस है और ये एल जो है वो सरकमफरेंस है। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, फर्स्ट वाला एंगल मुझे चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटा सरकमफरेंस जो था, फर्स्ट सरकमफरेंस, स्मॉलेस्ट सरकमफरेंस जो था वो कितना था वैल्यू उसकी? जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट सरकमफरेंस थी उसकी वैल्यू क्या थी, लिखी हुई है ऊपर। तो ये था a माइनस 2d। तो a की वैल्यू आई थी 2 पाई r/5 और -2 और d की वैल्यू आई है πr/7। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो ये 35 हो जाएगा। तो 7 टू जा कितना हो गया, 14 माइनस 10। तो 4 पाई r/35, ये सरकमफरेंस यानी कि ये एल हो गया। और हमें तो एंगल चाहिए, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर। तो एल की वैल्यू 4 पाई r/35 और डिवाइडेड बाई आर है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 पाई/35 फर्स्ट वाले का। सिमिलरली हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? क्या हो जाएगा, पहला तो 4 पाई/5, 4 पाई/35 9, फिर 9 के बाद 14, फिर 19, 14 और 5 19 पाई/35 और उसके बाद 24। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अभी भी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी कि मतलब इसमें इस चैप्टर से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन। इससे ज़्यादा वैसे तो इस चैप्टर से वैसे तो जेई में पूछा ही नहीं जाने वाला है, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास है नहीं जो ये अभी स्टार्ट करे। ट्रिग्नोमेट्री तो इम्पॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री भी स्पेशली किसी एक चैप्टर से नहीं, किसी न किसी के साथ ऐड होके आती है एडवांस में। मेंस में तो आएगा इसका हर चैप्टर से कि क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 तो मिलते ही है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये जो है किसी चैप्टर के साथ ऐड होके आएगी, तो चैप्टर के साथ ऐड होके आती है। लेकिन कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं आता मतलब नहीं आएगा ये हम नहीं बोल सकते, तो हमारी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अलग टाइप का है। अ गार्डन इज इन शेप ऑफ स्क्वायर, शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 50 मीटर। साइड लेंथ जो है वो 50 मीटर है। नाउ इफ अ मैन रन अराउंड the garden in such a way that his distance from the side his distance from the side
of square is 2 meter. How much distance will he travel? How much distance will he travel after one round? अब 1 के बारे में पूछे या 100 के बारे में पूछे कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले एक राउंड का निकालना सीख लेते हैं, फिर जितने का भी बोलेगा हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखिए, आप बनाइए। एक स्क्वायर है हमारे पास, शेप ऑफ स्क्वायर है, गार्डन है, उसके मुझे चारों तरफ घूमना है और हमेशा उसकी साइड से जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2 मीटर होनी चाहिए। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, कभी भी 2 मीटर्स का। चेक करिए और चेक करें एक बार और। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गार्डन है जिसका शेप जो है वो स्क्वायर का है, मुझे उसके चारों तरफ घूमना है, एक पूरा राउंड लगाना है और इस तरीके से राउंड लगाना है कि उसकी डिस्टेंस जो है हमेशा उसकी साइड से जो है वो 2 मीटर ही रहनी चाहिए, 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है नाउ इफ अ मैन रन अराउंड द गार्डन इन सच अ वे दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ स्क्वायर इज हमेशा 2 मीटर रहनी चाहिए। तो मुझे किस तरीके से उस आदमी को दौड़ना चाहिए और उसके दौड़ने के बाद जो उसका एक राउंड पूरा होगा तो वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो मुझे और बतानी है। सपोज कर लेते हैं ये एक हमारा जो है वो स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है हमारे पास, ये गार्डन हो गया हमारा। चलिए 216 देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कैसे किया हुआ है, बताएं तो अब मुझे समझ में आएगा कैसे किया आपने। तो मतलब यहाँ पर वो आया और इस तरीके से उसने दौड़ना चालू किया, यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, इधर से भी 2 मीटर होनी चाहिए, इधर से भी 2 मीटर होनी चाहिए और इधर से भी 2 मीटर होनी चाहिए। यही तो क्वेश्चन में कह रहा था। तो ये यहाँ से थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं 2 मीटर को, ताकि थोड़ा ऊपर आ जाए। तो ये यहाँ से 2 मीटर गया इधर, इधर से भी 2 मीटर ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी 2 मीटर हमने मान लिया कि ये यहाँ पर आ गया, ये 2 मीटर है ये, और इधर से भी 2 मीटर ये आ गया। तो फिर अब क्या करें इसके बाद, अगर मैंने इसको पूरा ऐसे यहाँ से ज्वाइन करा दिया, सपोज करो कोई कहता है कि भाई यहाँ से आप ज्वाइन करा दीजिए इसको, ये ज्वाइन करा दिया मैंने यहाँ से, तो क्या इसकी साइड से डिस्टेंस ये 2 मीटर रह पाएगी? क्या ये 2 मीटर रहेगी? तो फिर आप कैसे इसको इस तरीके से दौड़ा सकते हो? आपको तो हमेशा 2 मीटर ही लेनी है ना डिस्टेंस। तो फिर ये वाला पाथ तो बेकार हो गया, ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो मुझे इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, अपने ये जो दौड़ने वाला रनर है इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से, हाँ ये डिस्टेंस भी 2 होनी चाहिए, ये भी 2 होनी चाहिए और ये जो डिस्टेंस है ये भी 2 होनी चाहिए। तो इस तरह का पाथ बनता है, जब सर्कल का केस होगा तभी पाथ बनेगा। तो फिर ये यहाँ से यहाँ पर हमें सर्कुलर पाथ लेना पड़ेगा ये, ताकि ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर ही रहे, उसके आगे या उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 2 मीटर ही रहनी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 जो है वो सर्कल बन जाएंगे, सर्कल तो नहीं बोलेंगे, ये क्वाड्रेंट बन जाएंगे 4। तो ये 2 मीटर डिस्टेंस इनकी यहाँ से होनी चाहिए। अब बता दो क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। पाई के टर्म में ही बताना है, पाई को सॉल्व नहीं करना है। तो ये ए बी सी डी था, अब इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस टी यू
v और ये w, ये डिस्टेंस हमको लेनी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक सर्कल बन गया, एक यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल बन के, बल्कि क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे। हाँ 4 क्वाड्रेंट बन जाएंगे, तो एक सर्कल तो ये बन गया, और बाकी सारी डिस्टेंस तो ये 50 मीटर ही रहने वाली ना। ये 50 है तो ये भी 50 होगी, ये 50 है तो ये भी 50 होगी, ये 50 है तो ये भी 50 होगी। तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये तो 50 मीटर ही रही। ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये एक सर्कुलर पाथ में हो गई, 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक सर्कल बन जाएगा। तो ये बन गया 50 इंटू 4 कर लेते हैं, और एक सर्कल बन गया, तो सर्कल का होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर की वैल्यू 2 हो गई। तो 200 प्लस 4 पाई। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही, कोई प्रॉब्लम? अब इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रायंगल में कर देते तो क्या कोई प्रॉब्लम होती क्या? अगर हम इसको ट्रायंगल में ले लेते, क्वेश्चन एक और बना देते और कह देते भाई एक ट्रायंगुलर पाथ है, उसमें आपको दौड़ना है और इस तरीके से लेना है कि जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर या 4 मीटर रहे, तो कोई प्रॉब्लम है? तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये पाथ जो है वो सर्कुलर ले लेगा, बाकी जो डिस्टेंस है वो तो सेम रहने वाली है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक का पाथ, फिर नहीं, ये तो 3 ही बनेंगे। तो 3 सर्कल में सोचो कि 3 में सर्कल ये बनेगा, जो एंगल जो है वो सेम ही बनने वाला है क्या? कि क्या सर्कल नहीं बनेगा? यहाँ पर सर्कल का एंगल जो है 90 था, क्या ये भी 90 बनेगा क्या, कि सर्कल बन जाएगा इसमें भी? तो 120 120 मिला के फिर नहीं बन जाएगा एक सर्कल पूरा? तो फिर ये भी सर्कल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मान लेते हैं मैं इसकी डिस्टेंस जो है वो 20 ले लेता हूँ, कि भाई ये 20 मीटर है और इन्होंने जो है वो 4 डिस्टेंस लेनी है यहाँ से यहाँ तक, कि हमेशा 4 रहे डिस्टेंस, तो इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 कर दो, 20 इंटू 3 कर दो, और प्लस 2 पाई, और आर की जगह पे 4 कर दो, बस आंसर आ जाएगा 60 प्लस 8 पाई ना। कोई प्रॉब्लम हो रही है इस तरह क्वेश्चंस को समझने में? क्लियर है? ओके। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक वॉच वाला केस और रह गया, कि वॉच का अगर केस होता है तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, कि जैसे कोई हमें वॉच दी हुई है और उनके दो जो आर हैंड है और मिनट हैंड है उनके मिड का एंगल निकालना हो, कैसे निकालते हैं? तो एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट ऑफ द एंगल, राइट डाउन। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन measurement of find the degree and radian measurement of the angle between the hour hand and the minute hand. Of a clock at 20 minutes past 7. 20 मिनट पास 7 का मतलब कितने बज के कितने मिनटों की बात हो रही है? हाँ, 7:20 के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है जब 7:20 होगा, तो टाइम जो हमारा 7:20 होगा, तो उस समय दोनों जो आर हैंड है और मिनट हैंड है इनके मिड का एंगल कितना होगा, ये आपको बस बताना है। मतलब 90 डिग्री। सोचा नहीं, सोचो थोड़ा सा। ये 12 है, ये 6 है, ये 3 6 9 और ये 9 हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 और ये 12।
कह रहा है कि जब 7:20 होंगे, तो 7:20 हो रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि जो मिनट हैंड है वो तो 4 पे होगी कि नहीं। हाँ, तो 7 से थोड़ा आगे जाएगी, तो क्या तब भी ये एंगल 7 से तो थोड़ा सा तो आगे होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बीच में आ जाए यार, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि 7 और 8 के बीच में कहीं पर होगी। तो ये एंगल हमको बताना है कि ये एंगल कितना होगा। तो बस आपको ये पता चल जाए कि भाई देखो हर एक के बीच का एंगल कितना होगा। अगर हम देखें तो हर 12 और 1 के बीच का, 1 और 2 के, तो ये टोटल 360 होता है। एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्क्स जो होते हैं, जो ये मार्क्स है 1 2 3 4, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। ये बात तो क्लियर है कि नहीं? ये सभी को पता है कि 30 डिग्री एंगल होता है। हाँ, कितना होगा? एंगल बिट एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मार्क्स वो हो जाएंगे हमारे पास कितने? 360/12 यानी कि 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। और एंगल जो है वो आर हैंड जो है वो 20 मिनट में कितना ट्रेस करेगी, वो और हम देख लेते हैं। तो देखो अगर मिनट में ये 20 है, तो 20 मिनट है, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 22, अगर हम पूरे को अगर हम 3 पार्ट में बांटे, तो पहले 4 जाएगा, फिर 8 जाएगा, फिर 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसका मतलब ये 3 इक्वल पार्ट में, यानी 1/3 एंगल जो है वो बना देती है। तो एंगल ट्रेस अगर हम करें आर हैंड का 20 मिनट में, तो वो कितना हो जाएगा? मतलब अगर हम पूछें कि भाई 7 और 8 के बीच में तो एंगल पूरा 30 होता है, लेकिन कितना पार्ट खिसक गई होगी? 1/3, 2/3। तो हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो आर हैंड जो है, आर हैंड वो क्या होगी? क्रॉस करेगी, हैज क्रॉस्ड 1/3 पार्ट ऑफ द एंगल बिटवीन 7 एंड 8। तो अब हमारे पास ये जो था, ये टोटल तो 30 30 30 करके, 4 से 5 का 30, 5 से 6 का 30, 6 का 7 से 30, तो टोटल यहाँ तक तो 90 हो गया। ये टोटल अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन साथ में ये एंगल जो है वो कितना होगा, तो इसके बारे में और हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर 1/3 क्रॉस किया इसने, तो एंगल जो है वो ट्रेस करेगी कितना? आर हैंड 20 मिनट में। एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 20 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 1/3 किसका? 30 का। तो ये हो गया 10 डिग्री। तो बस अब उसके बाद टोटल एंगल निकाल लेते हैं, और वो हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहले ही था, 10 डिग्री और आ गया तो 100 डिग्री हो गया। तो चाहे 100 डिग्री बोल दो, या रेडियन में करना है तो 100 × पाई/180 कर दो। तो ये आ जाएगा कितना? 005/9 पाई। ये रेडियन में आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें अभी भी? क्लियर हो रही? चलिए, कुछ जो है वो उनका मैं ऐसे ही डायग्राम बना देता हूँ या ऐसे पूछ लेता हूँ। आपको इनका बताना है आर हैंड और मिनट हैंड का। 20 minutes past 7, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। नंबर 1 है 20 minutes past 2। 20 minutes past 2। सोच समझ के जवाब देना है, जल्दी नहीं है, लेकिन थोड़ा सोच के जवाब।
6:15, (6:15) और तीसरा है 11:10। इन तीनों के आंसर बताने हैं आपको अभी। फर्स्ट का आंसर है 50, सेकेंड का 97.5 डिग्री बिल्कुल सही है, और थर्ड का तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 85 डिग्री। ठीक है, इनके बारे में आप सोचें, नहीं आता है तो फिर अगले टर्म में हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज इतना ही करते हैं।